गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गत लेक्चर में हम थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का उल्लेख कर रहे थे। आज हम हॉब्स के विचारों को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचार। हॉब्स ने के राजनीतिक चिंतन में उसकी संप्रभुता संबंधी धारणा का एक विशेष महत्व है। हॉब्स की विशेषता यह है कि उसने संप्रभुता पर सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अंत करके उसे सही अर्थ में पूर्ण, सर्वोच्च, निरपेक्ष, निरंकुश, अविभाज्य, असीमित, सर्वव्यापी बनाया है। हॉब्स ने संप्रभुता की परिभाषा इस प्रकार की है कि संप्रभु वह शक्ति है जिसको एक विशाल जन समूह ने स्वेच्छापूर्वक एक दूसरे से समझौता करके इस उद्देश्य से अपना कर्ता बना लिया है कि वह उनकी शांति और सुरक्षा के लिए उन सबकी समस्त शक्तियों व साधनों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि हॉब्स ने संप्रभु के माध्यम से संप्रभुता को स्पष्ट किया है। अब आइए जानते हैं कि हॉब्स की संप्रभुता की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। पहला, नागरिक समाज का अनिवार्य अंग। इसका अर्थ है कि हॉब्स ने संप्रभुता को नागरिक समाज या राज्य का अनिवार्य अंग माना है। राज्य एवं संप्रभुता का जन्म एक साथ होता है और एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं है। यह राज्य की संप्रभुता शक्ति ही है जो सही अर्थ में प्रकृति की अवस्था का अंत करती है। दूसरी विशेषता, समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत। हॉब्स की संप्रभुता की धारणा का निष्कर्ष है कि संप्रभु ही समस्त कानूनों का स्रोत है। उसकी कानून निर्माण की शक्ति पूर्ण और अंतिम है। उसके आदेश ही कानून है। संप्रभु की यह शक्ति ही राजनीतिक समाज की एकता व स्थायित्व की गारंटी है। तीसरी विशेषता, संप्रभुता सर्वोच्च व निरंकुश। हॉब्स ने संप्रभु और संप्रभुता में कोई अंतर नहीं किया और इस प्रकार उसने संप्रभु के साथ ही संप्रभुता को भी सर्वोच्च व निरंकुश माना है। उसके अनुसार संप्रभु ने कोई समझौता नहीं किया है, वह समझौते का अंग भी नहीं है, अपितु वह समझौते का परिणाम है। अगली विशेषता, संपूर्ण अधिकार संप्रभु में निहित। राजनीतिक समाज के संपूर्ण अधिकार संप्रभु में निहित होते हैं और वह ही अन्य सभी को अधिकार प्रदान करता है, अर्थात संप्रभु अधिकारों का स्रोत भी है। हॉब्स का मत है कि राज्य में मौजूद व्यक्तियों, परिवारों, संघों या समुदायों तथा चर्च के अपने कोई पृथक अधिकार नहीं होते, अपितु उनके अधिकार वे ही होते हैं जो राज्य उन्हें प्रदान करता है। वे सभी संप्रभु के अधीन हैं। हॉब्स किसी भी प्रकार के शक्ति विभाजन तथा शक्ति संतुलन के विरुद्ध हैं, क्योंकि इस स्थिति में संप्रभुता अविभाज्य नहीं रह सकती। हॉब्स के अनुसार संपत्ति का अधिकार भी संप्रभु के ही अधीन होता है। न्याय का एकमात्र स्रोत भी संप्रभु को माना है हॉब्स ने। उसे प्रजा के विवादों का हल करने का पूर्ण व अंतिम अधिकार है। उसके लिए न्यायाधीश शासन के सिंहासन से नीचे के शेर हैं, अर्थात न्यायाधीशों को न्याय करने की शक्ति स्वयं संप्रभु द्वारा ही सौंपी जाती है। अगली विशेषता, प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत। राज्य के समस्त प्रशासन का स्रोत एकमात्र संप्रभु होता है। वही विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति एवं पदमुक्ति करता है और उनका वर्गीकरण करता है। वह आदेश देता है। प्रशासकों की शक्तियों व अधिकार उसके द्वारा ही दिए जाते हैं। युद्ध व शांति का निर्णायक भी हॉब्स ने संप्रभु को माना है। हॉब्स के अनुसार अन्य राज्यों से युद्ध करने अथवा शांति संधि करने का एकमात्र अधिकार संप्रभु को होता है। इस दृष्टि से वह राज्य की समस्त सैन्य शक्ति का उपभोग करता है। नैतिकता का स्रोत। प्रकृति की अवस्था में उचित अनुचित, नैतिकता अनैतिकता आदि का कोई विचार अस्तित्व में नहीं था। नैतिकता संबंधी समस्त विचार राज्य की स्थापना के बाद ही अस्तित्व में आते हैं और इस बारे में नैतिकता का मापदंड स्वयं संप्रभु द्वारा
तय किया जाता है। इस दृष्टि से हॉब्स मानता है कि संप्रभु को विचार अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने की पूरी शक्ति प्राप्त है। हॉब्स का मत है कि मनुष्य के कार्य उसके विचारों के अनुसार होते हैं और संप्रभु को उन सब विचारों को नियंत्रित करने का पूर्ण अधिकार है। उपरोक्त विशेषताएं हॉब्स के द्वारा प्रतिपादित संप्रभु के स्वरूप में दिखाई देती हैं, किंतु जब इसका पूर्ण अवलोकन करते हैं तो इसमें कुछ विरोधाभास और कुछ कमियां नज़र आती हैं और आलोचकों के द्वारा 2-3 बिंदुओं पर हॉब्स की संप्रभुता संबंधी विचार की आलोचना की जाती है। उसमें पहला है कि हॉब्स का यह विचार अपने आप में ही विरोधाभासी है, क्योंकि एक तरफ तो संप्रभु को असीमित व सर्वोच्च शक्ति प्रदान की है, लेकिन उसी के साथ साथ संप्रभु की शक्ति का आधार एवं उद्देश्य व्यक्ति को आत्मरक्षा प्रदान करता है। ये दोनों ही चीज़ें विरोधाभासी हैं, क्योंकि व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए संप्रभु के आदेशों की अवहेलना भी कर सकता है और यदि वह असीमित सर्वोच्च व निरंकुश है तो निश्चित रूप से ये अवस्था हो सकती है। दूसरा संप्रभुता संबंधी आलोचना में बिंदु है कि यह बड़ा अव्यवहारिक सिद्धांत है, क्योंकि व्यवहार में कोई भी संप्रभु इतनी अधिक असीमित निरंकुश एवं अमर्यादित शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है कि जितनी शक्तियां हॉब्स ने बताई हैं। शक्ति व भय पर आधारित सिद्धांत का प्रतिपादन है। हॉब्स ने संप्रभु को सर्वोच्च शक्ति संपन्न शासक माना है, किंतु वास्तव में इस प्रकार का कोई संबंध न तो राज्य में एकता की स्थापना कर सकता है और न ही राज्य को स्थायित्व प्रदान कर सकता है। हॉब्स के विचारों में उक्त कमियों के बावजूद हॉब्स के द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता संबंधी विचार के महत्व को हम शून्य घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि हॉब्स ने यह स्वीकार किया है कि व्यवहार में संप्रभु इन सब शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि हॉब्स का उद्देश्य यह बताना है कि सर्वोच्च शक्ति संपन्न संप्रभु के अभाव में एक राजनीतिक समाज को अराजकता से नहीं बचाया जा सकता। अतः जब कोई राजनीतिक अस्थिरता, अशांति या अराजकता की स्थिति हो तो ऐसे समाज में एक आदर्श के रूप में संप्रभु के पास असीमित व सर्वशक्ति ही होनी चाहिए और केवल तभी संप्रभु एक सामान्य व्यक्ति और राज्य को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इस आधार पर हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचार आगे आने वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए आधार स्तंभ साबित होता है। धन्यवाद।